तो नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस बैच में, आपके इस क्लास में। आशा है कि आप हमारी क्लास एंजॉय कर रहे होंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेडी भी हो रहे होंगे। रोज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरीज हो, उसको आप क्लास स्टार्ट होते ही लेकर के आ जाया करिए और पूछ लिया करिए, ताकि जब हम नई चीज पढ़ना शुरू करें तो उसमें कोई डाउट ना रहे कि पिछले वाले में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन छूट गया था। इन सबको आपको ही तैयार करना है और हमको आपको मिलकर के ही सारी समस्याओं का समाधान खोजना है। कोई और तो आएगा नहीं कि प्रॉब्लम को समझाने के लिए या बताने के लिए। और आपने पैसे पे किए हैं तो आपका तो इतना राइट है ही है, आपका तो इतना राइट बनता है कि आप पढ़ें और टीचर से समझें चीज़ों को, टीचर से चीज़ों को पूछें जो आपको समझ में ना आ रहा हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको सब समझ में आ रहा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब आप ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो जरूर होती है पढ़ते वक्त, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे और पढ़ते हैं और अभी भी प्रॉब्लम होती है। तो इसी से उम्मीद करते हैं कि आपको भी समस्या होती होगी, आपको भी कुछ प्रॉब्लम होती होगी। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, आप पेशेंट हैं और मैं अगर पेशेंट डॉक्टर को ये नहीं बताएगा कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसके चेस्ट में पेन है, स्टमक में पेन है कि हेड में पेन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो किस चीज का ट्रीटमेंट कर देगा वो? तो फिर पेन किलर देता रहेगा और आप पेन किलर खा के खुश रहेंगे और असल जो बीमारी है वो बनती रहेगी, वो एक दिन कैंसरस हो जाएगी। ये बीमारी को पालना नहीं चाहिए। डॉक्टर को बताइए कि आपकी समस्या क्या है, आपको और तुरंत उसका उत्तर ले जाइए हमारे यहाँ से। ठीक है, चलिए। आज जिस पोएट का नंबर है, आज हमको जिसकी बात करना है वो बाद का और शैली का कंटेम्प्ररी। शैली 1792 में पैदा हुए थे और वो पोएट 1795 में पैदा हुए। यंगेस्ट रोमांटिक पोएट था जिसकी डेथ बहुत कम उम्र में हो गई थी और बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर ही था, वो सर्जन ही था और उसका नाम था जॉन कीट्स। जॉन कीट्स was born in 1795 and he 821, just at the age of 26 डेथ हो गई जॉन कीट्स की। और बाय प्रोफेशन जॉन कीट्स वाज अ सर्जन, डॉक्टर थे। कुछ दिनों तक प्रैक्टिस भी किया और फिर प्रैक्टिस को छोड़ भी दिया। पोएट बनने की जिद सवार थी कि पोएट इनको बनना है और अंततः ये पोएट बने, पोएट बन भी गए। लेकिन एक फैमिली प्रॉब्लम थी जो इनके खानदान में सबको हुई थी और उसी की वजह से इतनी कम उम्र में इनकी डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हुई देन ही वॉज अनमैरिड, शादी भी नहीं हुई थी इनकी। एक इनकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था फनी ब्राउनी। कोशिश में थे शादी के, लेकिन फॉर अननोन रीजंस ही कुड नॉट मैरी हर, शादी नहीं कर पाई। खैर, दैट आर द बायोग्राफिकल एलिमेंट्स और हमें बायोग्राफिकल एलिमेंट्स पर उतनी बात नहीं करना होता है जितना उनके पोएम्स पर करना होता है। बट फिर भी आपको उस पोएट की बायोग्राफी के बारे में कुछ चीजें आना चाहिए, पता होना चाहिए। जो पोएट
प्रिस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस में। पोएम्स और पोएट दोनों ही प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए दोनों के बारे में हमको फैक्ट्स पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का दौर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। किड्स किस एज के पोएट थे, ये तो उत्तर आप टिक कर दोगे बिना किसी प्रॉब्लम के कि किड्स रोमांटिक एज के पोएट थे। ऑब्वियसली ओल्डर जनरेशन पहले आता है और यंगर जनरेशन बाद में। किड्स यंगर जनरेशन के पोएट थे। किड्स के लाइफ का सबसे प्रोलिफिक ईयर था 1819। सबसे प्रोडक्टिव ईयर उनकी लाइफ का 1819 था, जब उन्होंने अपने सारे ग्रेट पोट्स लिखे थे। उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जामिनेशन 2012 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किड्स का सबसे प्रोलिफिक ईयर कौन सा था, किड्स का सबसे प्रोडक्टिव ईयर कौन सा था, जिस साल उन्होंने सबसे ज्यादा पोएम्स लिखी थी। तो इसका जवाब है वो साल 1819 था, when Keats wrote his maximum poems, his greatest odes, Ode on the Grecian Urn, Ode to Autumn और Ode to Nightingale और Ballad La Bella Damson's Mercy, ये सब 1819 में ही लिखे गए थे, इसीलिए सबसे प्रोडक्टिव ईयर था। 1821 में उनकी डेथ भी हो जाती है और उनकी डेथ पर एक एलिजी लिखी गई थी और वो इनके फ्रेंड और कंटेम्पररी पोएट थे जो पीबी शैली। पीबी शैली ने कीट्स के डेथ पर एलिजी लिखी थी और उस एलिजी का नाम था एडोनाइस। This was an elegy on the death of John Keats. On the death of John Keats, और किसने लिखा था इस एलिजी को? पीबी शैली ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैली की डेथ पर एलिजी किसने लिखा था। शैली की डेथ पर पीबी शैली ने एलिजी लिखा था। कब लिखा था? 1821 में ही, जब कीट्स की डेथ होती है। वॉइस प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा होगा बिकॉज पावर सप्लाई हैज बीन डिस्टर्ब्ड। As soon as the electricity is restored, your voice, my voice will be 100% clear. But फिर भी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम के बावजूद भी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बीच में लाइट डिस्टर्ब होती है, पावर सप्लाई डिस्टर्ब होती है, तो वॉइस थोड़ा सा कोकोफेनिक हो जाती है, सिम्फोनिक के बजाय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। आई थिंक एंड आई होप यू विल बियर विद मी। मेरी कोई गलती नहीं है, पावर सप्लाई की गलती है। और मेरे क्लास के टाइम पर जाती जरूर है लाइट, चाहे 5 मिनट के लिए ही जाए, और रोज ही जाती है। तो थोड़ा सा बियर करिए, बहुत जल्दी ही सप्लाई रिस्टोर होगी और हम आप हमें अच्छे से सुन पाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं, बस 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स मैक्सिमम में रेस्टोरेशन होता है। आइए कीट्स के उस पोएम की बात करते हैं जो आपके और हमारे सिलेबस में है। पहली पोएम है आपके और हमारे सिलेबस में, कीट्स की 2 पोएम्स हैं। एक तो ओड है और एक बैलेड है। ओड जो सिलेबस में हमारे वो है ओड
ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ओड क्या होता है ये आपको पता है। ओड एक लिरिकल पोएम होती है, एड्रेस्ड टू समवन, किसी को एड्रेस्ड होती है। मतलब ये पोएम एक एड्रेस है ग्रेसियन अर्न पर। ग्रेसियन का मतलब क्या होता है, जो ग्रीस से बने वो ग्रेसियन, जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, रसिया से रसियन, वैसे ग्रीस से ग्रेसियन। और अर्न क्या होता है, अर्न एक पॉट होता है, एक बर्तन होता है। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न का मतलब है कि एक पोएम ही है जो ग्रीक के एक अर्न पर लिखी गई है। ठीक है, ग्रीक के एक अर्न पर लिखी गई है वो पोयम। ये इस टाइप का एक कोई बर्तन है और इसी पर पोयम है। इस पर है क्या, ये आर्टिस्टिक है पूरी तरीके से, इसमें छोटे छोटे से चित्र बने हैं, राइट। छोटी छोटी इसमें पिक्चर्स बनी है और पोएट जो है उन्हीं पिक्चर्स को देखता है और उन्हीं पिक्चर्स पर एड्रेस करता है और एड्रेस करते हुए चीजों को लिखता है। ठीक है, पिक्चर है एक बर्तन के ऊपर और उन्हीं बर्तन को देखते हुए बोलता है। पहली खासियत तो यह है पिक्चर की, इस पर बने चित्रों की, कि वो परमानेंट है, कभी हिलते डुलते खिसकते मिटते नहीं। पिक्चर है तो भाई पिक्चर ही रहेगी। उनकी ब्यूटी फॉरएवर है और किड्स टेम्पररी ब्यूटी में विश्वास नहीं करते। किड्स तो विश्वास करते हैं ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, सत्य ही सुंदर है और सुंदर जो है वही सत्य है। किड्स तो ये कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ब्यूटी क्या है, एक ऐसा जॉय है जो कभी खत्म नहीं होता। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, राइट। तो किड्स ऐसी ब्यूटी को मानने वाले व्यक्ति हैं, ऐसी ब्यूटी को मानने वाले पोएट हैं। तो जब वो देखते हैं इसकी पेंटिंग को, इस पर बने हुए आर्ट को, तो उसको एड्रेस करते हुए पोएम में सबसे पहले बोलते हैं दाऊ। दाऊ का मतलब होता है यू, और दाऊ और यू में अंतर यह है कि दाऊ बेसिकली पोएटिक लैंग्वेज में होता है और यू नॉर्मल लैंग्वेज में होता है। दाऊ मीन्स होता है यू, पोएटिक लैंग्वेज में हम दाऊ का यूज करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम यू का यूज करते हैं। दाऊ के लिए दाऊ को हम गॉड के लिए भी यूज करते हैं, डिवाइन फिगर जो है उसके लिए भी हम यूज करते हैं दाऊ का। तो एड्रेस करते हुए क्या बोलता है, दाऊ स्टिल अनरेविश्ड। रेविश्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना और अनरेविश्ड का मतलब है अनडिस्ट्रॉयड। पोएम्स खोल लीजिए अपने अपने बुक में और फिर देखिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। दाऊ स्टिल अनरेविश्ड, आप बिल्कुल बेदाग हो, आप पर कोई दाग नहीं है, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रॉयड नहीं हुए हो, जैसे थे स्टिल आप वैसे ही हो। दाऊ स्टिल अनरेविश्ड। और इतना ही नहीं, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ब्राइड माने दुल्हन, क्वाइटनेस माने शांति। दुल्हन तो वैसे ही शांत रहती है और शांति की दुल्हन हो
इसका मतलब सोचिए कि किस सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ साइलेंस की बात कर रहा है। इमेजिनेशन देखिए, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। दाउ, पहली तो ये परिभाषा कि आप अनरेविस्ड हो और आप ब्राइड हो क्वाइटनेस के। और दूसरे लाइन में बोलता है दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। आप फोस्टर चाइल्ड हो, दत्तक पुत्र हो साइलेंस के, शांति के। एक तो शांति की दुल्हन और दूसरा शांति के दत्तक पुत्र, मतलब आप कुछ बोलते नहीं हो। स्लो टाइम के भी आप दत्तक पुत्र हो, मतलब टाइम का भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समय का भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समय चुपचाप बीतता रहता है बिना शोरगुल मचाए, वैसे ही आप हो, शोर नहीं मचाते आप। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। स्लो टाइम के आप फोस्टर चाइल्ड हो, शांति ही शांति चारों तरफ है। कितना शांति से पोयम लिख रहा है। और रोमांटिक एज के लिए तो शांति सबसे बड़ी चीज है। वर्ड्सवर्थ पोएट्री को डिफाइन करते हुए कहता है कि पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स और इट टेक्स इट्स ओरिजिन्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी माने शांति, शांति में इमोशन का रिकलेक्शन पोयम होता है। यहाँ पर वही शांति की बात कर रहा है। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। राइट, दो लाइन में उसकी शांति को डिस्क्राइब कर रहा है। और कहता है कि दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, और फिर उसको डिस्क्राइब करता है जैसे कि सिल्वन हिस्टोरियन। उसको हिस्टोरियन बताता है। सिल्वन हिस्टोरियन है, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस है, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस है, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, सिल्वन हिस्टोरियन। अब सिल्वन हिस्टोरियन एक इतिहासकार है। अब किस टाइप का इतिहासकार है, किसकी बात उसको बता रहा है, कैसा इतिहासकार है। सिल्वर हिस्टोरियन इज द क्रॉनिकलर ऑफ सिल्वन और पास्टोरल लाइफ। सिल्वन का मतलब होता है पास्टोरल, जो गांव की चीजें हैं, गांव देहात की जो चीजें हैं उनका जो रिकॉर्ड करने वाला है, उनको जो लिखने वाला है, उसी को सिल्वन हिस्टोरियन कहा जाता है। मतलब इस नंबर पर अब ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम के बाद अब पास्टोरल ब्यूटी की तरफ जाता है और कहता है एक पास्टोरल इतिहासकार हो आप, सिल्वर हिस्टोरियन। और ऐसा इतिहासकार हो हु कांस्ट दस एक्सप्रेस, जो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। किस बात को? अ फ्लावरी टेल, एक ऐसी कहानी जो फ्लावर से संबंधित है। अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। एक इतिहासकार भी, पास्टोरल इतिहासकार भी फ्लावर के इतिहास को, फ्लावर की कहानी को इतना खूबसूरत एक्सप्रेस नहीं कर सकता जितना कि मेरी राइम, जितना कि मेरी पोयम एक्सप्रेस कर सकती है। राइट, अपनी भी बात बता रहा है कि सिल्वन हिस्टोरियन कांस्ट दस एक्सप्रेस अ फ्लोरल टेल, राइट, अ फ्लोरल टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम, what leaf fringed legends haunts about thy shape। अब शेप पर आता है, उसकी आकृति पर, और कहता है कि आपकी जो आकृति है ना, ये लीफ फ्रिंज्ड है,
लीफ फ्रिंज्ड का मतलब जैसे कि आप और हम बचपन में आर्ट जब पढ़ते थे तो आर्ट साड़ी का किनारा बनाते थे। आपकी जो शेप है ना, आपकी जो आकृति है वो पूरी तरीके से लीफ फ्रिंज्ड है, पत्तों की तरह कटी हुई सी दिखाई देती है, राइट। लीफ फ्रिंज्ड एक लीजेंड है, अ टेल ऑफ ओल्ड एडवेंचर अंडर द लीव्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। और कहता है कि ये आपके शेप को कैसे हांट कर रहे हैं। हांट्स का मतलब इज पिक्चर्ड अपॉन दाई साइड, आपके किनारे वो उनकी तस्वीर उकेरी गई है, आपके किनारे किनारे वो तस्वीर बनी हुई है। और what leaf fringed legends haunt about thy shape of deities or mortals or of both। आपके ऊपर जो शेप बना है वो डिटीज का है, देवी देवताओं का है, या मोर्टल्स का है, या ह्यूमन बीइंग का है, या दोनों का है, और ऑफ बोथ इन टेम्पल और द डेल्स ऑफ आर्काडी। वो मंदिर में है कि आर्काडी के डेल्स में है, डेल्स का मतलब वैली, घाटी, आर्काडी के घाटी में है। टेम्पल क्या होता है, यहां पर जो टेम्पल की बात कर रहा है वो टेम्पल एक ब्यूटीफुल वैली है, एक ब्यूटीफुल घाटी की बात कर रहा है। और कहाँ है, थिस्ले में, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न ग्रीस। कहाँ के हैं वो, टेम्पल के हैं कि डेल्स ऑफ आर्काडी के हैं, आर्काडी के घाटी से आए हैं। ये है कहाँ के ये तो पता नहीं। What means are God are these? ये कौन से गॉड्स हैं, ये कौन से व्यक्ति हैं, ये कौन से मेन हैं। What imagines Loth? आदमी जो बने हैं वो आदमी है कि गॉड है, पहले तो इस पर डाउट है। पूछता है What deities of deities or mortals or of both in temples or the dales of Arcady। और फिर what means are God are these, what maidens Loth। अब क्या कह रहा है, लोथ का मतलब होता है शाई होना, शर्माना। कौन सी ये मेडन इस पर बनी है जो इतना शर्मा रही है। What mad pursuit, ये क्या पागलपन है, परसू करने का मतलब पीछा करना। What mad pursuit, what mad pursuit of the lovers after the bashful maiden is represented on the side of the urn। What struggle to escape, कौन सा संघर्ष है ये बचने का। What struggles to escape, what pipes and timbrels, what wild ecstasy। कहता है ये कौन से टिम्ब्रल्स हैं, टिम्ब्रल्स छोटे छोटे ड्रम होते हैं, ढोल होती है जिसको बजाया जाता है, एन एंसेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक टैम्बरीन। और कहता है कि ये कौन सा उन्माद है, कौन सी ये वाइल्ड एक्सटासी है। वाइल्ड एक्सटासी, एक एक्सटासी मानी उन्माद, रैप्चर, किस रैप्चर की ये सब पिक्चर्स बनी है पता नहीं। ये फर्स्ट स्टैंजा है ओड का, जिसमें टोटल 10 लाइन्स हैं और टोटल 5 स्टैंजाज हैं और 10 लाइन्स ईच के, तो टोटल 50 लाइन्स है पोयम में। इन द फर्स्ट 10 लाइन्स, फर्स्ट स्टैंजा में वो उन पर बनी हुई पिक्चर्स की बात करता है। thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian, thus canst express a flowery tale more sweetly than our rhyme। फिर क्वेश्चन पूछना कर शुरू करता है, जो उन पर बने हुए पिक्चर्स उस पर। What leaf fringed legend haunts about thy shape in temple of deities or mortals or of both, of the deities or mortals or of both in temples
are the dales of Arcady. What men are gods are these? What maidens loath? What mad pursuit? What struggles to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? राइट, पाइप्स भी बने हैं, जो है बांसुरी जिसको आप कहते हो, टिम्ब्रल्स भी, ड्रम्स भी बने हैं, और सबको देख करके लगता है पोएट को ये सब किसी न किसी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक कौन सी खुशी है इस पर पूछता है। समझ आया फर्स्ट स्टैंजा की नहीं? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर प्रोसीड करें। आई होप कि अब वॉइस भी रिस्टोर हो गई होगी, अब प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हुआ है, अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। एक छोटा सा बच्चा बना हुआ है इसी अर्न पर, और उसके हाथ में एक पाइप है, म्यूजिक सॉरी म्यूजिक नहीं, इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट को बजाया जा रहा है ग्रीक के टाइम से लेकर के और अभी तक। और पोएट कहता है, उसको रिलेट करता है अपनी लाइफ से। सेकेंड स्टैंजा शुरू होता है, heard melodies are sweet, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. heard melodies, जिस गीत को सुना गया है वो तो स्वीट है ही, जो नहीं सुना गया है those unheard are sweeter। बहुत फिलोसफिक लाइन से, मेटाफोरिकल लाइन से है। जो टाइम पास्ट हो गया है वो तो सुंदर था ही, वो तो अच्छा था ही, जो आने वाला है ना वो और अच्छा होने वाला है। heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, वो और बेहतर होने वाला है। therefore, इसलिए you soft pipes play on, इसलिए जो तुम बंशी बजा रहे हो ना, इसको बजाते रहो, रुकना नहीं, क्योंकि तुम अभी बहुत कुछ बताने वाले हो जिसको हम लोग, जिसको दुनिया नहीं जानती। अभी आप वो भी चीज अपने इस म्यूजिक से बताओगे। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, और आपकी जो ये ध्वनि है, आपकी जो ये मधुर आवाज है ना, वो इन कानों को सुनाई नहीं देती। जो फिजिकल ईयर्स हैं, जो दिखाई देने वाले कान हैं, उन कानों तक आपकी ध्वनि नहीं पहुंचती है। नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंडियर्ड, उससे भी कहीं आगे जाती है। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ न्यूटन, कहां तक जाती है? यहाँ पर पोएट उस स्पिरिचुअलिटी की बात करता है जो इस फिजिकल वर्ल्ड में ना हो करके किसी और वर्ल्ड में होती है। पाइप बजा रहा है वो, ये ऑडिटरी इमेज है, यद्यपि वो बजा नहीं रहा है, बनी तो पिक्चर है, पिक्चर पर वो बांसुरी लिए हुए है और उसको देखते हुए कहता है बहुत अच्छा है, आपने जो पहले बताया था, जो सुनाया था, वो तो बहुत शानदार था ही ग्रीक के टाइम में। अब जो आगे होने वाला है ना वो और भी शानदार होगा। बीच वाला सारा समय तो पता नहीं क्या था, बट पहले और अब की बात, फ्यूचर की जो बात है उसमें आप बहुत बेहतर करोगे। इसलिए कहता है यू सॉफ्ट पाइप्स द फ्लूट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द अर्न, जो है कहता है प्लीज कीप ऑन, जारी रखिए आप अपना काम, इस पाइप को, इस फ्लूट को बजाते रहिए। प्ले ऑन, कंटिन्यू योर साइलेंट म्यूजिक। साइलेंट म्यूजिक इज नॉट मेड फॉर द सेंसुअल ईयर, वो इन फिजिकल कानों के लिए नहीं बनी है। राइट, वो जो हमारे बॉडी ऑफ ऑर्गन जो है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, उसके लिए ना हो करके कहीं दूसरे दुनिया के लिए बनी है। मोर इंडियर्ड है, राइट, इट जो है मच मोर बिलवेड है, कन्फरिंग ग्रेटर डिलाइट, ज्यादा खुशी उससे मिलती है आपके साइलेंट म्यूजिक से। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, राइट, पाइप टू द स्पिरिट का मतलब है
play to the imagination, to the ear of soul as it were. किसको सुनाई देती है? सोल के कानों को सुनाई देती है, शरीर के कानों को सुनाई नहीं देती। और डिटीज ऑफ नो टोन का मतलब क्या है कि साइलेंट म्यूजिक, टोन तो कोई नहीं है, आवाज तो आ नहीं रही है, इसलिए शांत म्यूजिक आत्मा को सुनाई देती है और आत्मा से वो परमात्मा तक जाती है। इसलिए आप अपनी बात करते रहो, बजाते रहो। फिर दूसरी तरफ देखता है, एक फेयर यूथ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कांस्ट नॉट लीव। आप पेड़ के नीचे बैठे हो और दाउ आप कांस्ट नॉट लीव, डबल निगेटिव का यहां पर प्रयोग किया है निगेटिव मीनिंग को एम्फसाइज करने के लिए। दाउ कांस्ट नॉट लीव का मतलब है कि आप छोड़ नहीं सकते, आप यहां से जा नहीं सकते। दाउ कांस्ट नॉट लीव, क्या नहीं छोड़ सकते? दाई सॉन्ग, अपना सॉन्ग, अपना गीत आप बजाना बंद नहीं कर सकते। नॉर इवन कैन दोस ट्रीज बी बेयर बोल्ड लवर, नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस। और फिर पेड़ को देखकर कहता है, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, नॉर एवर कैन दोस ट्रीज बी बेयर। जो पेड़ बने हैं ना, जो जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, उसकी जो पत्तियां हैं ना, वो कभी झड़ेंगी नहीं, वो कभी गिरेंगी नहीं। क्यों नहीं गिरेंगी? क्योंकि आप तो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम हो। समय का तो आप पर फर्क ही नहीं पड़ता, आप पर तो पतझड़ आएगी नहीं कि आपकी पत्तियां झड़े। आपकी जिंदगी तो आगे बढ़ ही नहीं रही है कि आप बूढ़े भी हो गए। आप तो जैसे हो, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस स्टिल अनरेविस्ड सिल्वन हिस्टोरियन, जैसे ही हो आप बिल्कुल वैसे रहोगे, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम पेड़ के नीचे बैठे हो और बैठे ही रहोगे, उठ नहीं सकते। आप म्यूजिक बजा रहे हो, बजाना आप रोक नहीं सकते। और तो और तुम्हारी बिलेवेड भी बगल में खड़ी है, लेकिन तुम उसे किस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मूव नहीं कर सकते। आप में मूवेबिलिटी ही नहीं है, और जब मूवेबिलिटी ही नहीं है तो आप अपने ब्यूटीफुल फ्रेंड को भी किस नहीं कर सकते। यद्यपि आप बहुत बोल्ड हो, बोल्ड लवर, नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस थ्रू दो विनिंग नियर द गोल। लगता तो है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के, गोल के बिल्कुल नजदीक हो, वो आपके बिल्कुल बगल में है, लेकिन मूवमेंट नहीं है, इसलिए आप वहां पहुंचोगे नहीं। दो विनिंग नियर द गोल यट डू नॉट ग्रीव। दुखी मत हो यार, तो संसार है, जो चाहो वही नहीं होता है। दो आज विनिंग नियर द गोल yet do not grieve, she cannot fade। वो भी कभी फेड नहीं हो सकती, बगल में जो बनी है। she cannot fade, वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, उस पर भी समय का कोई इम्पैक्ट नहीं है, समय का कोई असर नहीं पड़ता। दो thou has not thy bliss, तुमको वरदान नहीं मिला है, तुमको आशीर्वाद नहीं मिला है, तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं है, वो भी नहीं बूढ़ी होगी और तुम भी नहीं बूढ़े होगे। न तो उस पर समय का असर पड़ेगा, न तुम पर समय का असर पड़ेगा, दोनों इसी दुनिया में रहोगे, बट मिल राइट। दो winning near the goal yet do not grieve, she cannot fade, though thou hast not thy bliss, forever will thou love and she will fair। तुम हमेशा उसको लव करते रहोगे और वो हमेशा तुम्हारे लिए फेयर बनी रहेगी, कोई नाराज रहेगी, आपको चीज नहीं करेगी, और हमेशा लव करते रहोगे। ये लव का राइट, ये रियल रोमांटिक लव है, जहाँ पर दो लोग रहेंगे, एक दूसरे को कोई धोखा नहीं देगा, मिल नहीं पाएंगे, ये भी अलग बात है, क्योंकि वो नकली नहीं है। और ये अपनी बात कर रहे हैं, अपने बेलेवेड सैली ब्राउन की बात कर रहे हैं कि दो भी आप नियर विनिंग द गोल, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं सकते हैं, राइट। तो ये बात कर रहे हैं सेकेंड स्टेजा में
किसकी बात? उस पाइपर की बात, वन हु इज प्लेइंग द फ्लूट, जिसको बोलते हैं हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, और इसलिए देयरफॉर यू सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, बजाते रहिए इसको, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है, बट मोर इंडियड पाइप टू द स्पिरिट, दिस इज ऑफ न्यूटन, fair youth, beneath the tree thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. Who is lover? Never, never canst thou express, never, never canst thou kiss, though beneath near the goal, yet do not grieve. She cannot fade, though thou hast not thy bliss. Forever will thou love and she be. आप हमेशा उसको लव करोगे और आप हमेशा, वो आपको हमेशा प्यार करती रहेगी, वो आपको हमेशा मोहब्बत करती रहेगी। राइट, इस मोहब्बत की कहानी वो दूसरे नंबर पर ये सेकंड stanza of the ode, the poet describes a happy, happy those that cannot shed your leaves, nor ever bid this spring adieu, and happy melodies, unburied, forever piping songs, forever new. More happy love, more happy, happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young. All breathing human passions far above, that leave the heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching of happy, happy bones. किसकी बात कर रहा है थर्ड स्टैंजा में? हैप्पी, हैप्पी बॉस की बात कर रहा है। नोट द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड happy, happy. It emphasizes its appreciation of happiness of the trees that cannot shed their leaves, not take leave of the spring season, जो अपनी पत्तियां कभी गिरा नहीं सकते और कभी स्प्रिंग सीजन से मुक्त भी नहीं हो सकते। मेलोडिस्ट का मतलब आपको पता है, मेलोडिस्ट का मतलब है म्यूजिशियन, पाइपर। आ हैप्पी, हैप्पी बोज that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu, बहुत खुशहाल रहने वाली शाखाएं, आप अपने पत्तों को कभी गिरा नहीं सकती हो और कभी भी स्प्रिंग को ऑडियो नहीं बोल सकती। ऑडियो का मतलब गुड बाय, आप कभी स्प्रिंग सीजन से अलग नहीं हो सकती। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, अनवरीड, मेलोडिस्ट जो म्यूजिशियन है वो भी हैप्पी है, किसी भी बात की से चिंता नहीं है। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, हमेशा वो गीत गाता रहेगा और नया गीत ही होगा, हमेशा कभी पुराना नहीं होगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी, हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी जॉयड, लव जो है वो फॉर एवर वार्म रहेगा, हमेशा यंग रहेगा, हमेशा इंजॉय किया जाएगा उसको। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, कभी वो प्यार कभी वो लव बूढ़ा नहीं होगा। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर एबव, दैट लीव्स अ हार्ट हाई sorrowful and clad, a burning forehead and a parching head. All breathing human passions far above,
इसका मतलब है ऑल ब्रीदिंग फॉर अबव ह्यूमन पैशन, फॉर सुपीरियर टू ह्यूमन पैशंस ब्रीथ बाय मैन, हाई सॉरोफुल का मतलब लिटरली सॉरोफुल टू द ब्रिम, कितना भी दुख आए कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। फोर्थ स्टेंजा में फिर से एक दूसरी पिक्चर को देख रहा है और अब बोलता है हु आर दी कमिंग टू द सैक्रिफाइस, देख रहा है कुछ चीजें आ रही, ये कौन है? हु आर दी कमिंग टू द सैक्रिफाइस, जिनकी आज बलि दी जानी है। सैक्रिफाइस किसको करना है? मीन्स देयर इज एन अल्टर पिक्चर्ड ऑन द ग्रेसियन अर्न, एक अल्टर भी, एक वेदी भी है जिस पर बलिदान दिया जाना है। तो अब देखता है कि कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं। हु आर दी, कौन से लोग हैं? कमिंग टू द सैक्रिफाइस, राइट, जो सैक्रिफाइस करने के लिए चले आ रहे हैं। व्हाट टू व्हाट ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, एक प्रीस्ट भी बना है जो बिल्कुल मिस्टीरियस है, बोलता तो है नहीं, किस ग्रीन बेदी पर, किस हरी भरी बेदी पर ये आ रहे हैं बलि देने। लीडस्ट दाउ दैट हेफर लोइंग टू द स्काइज, और उनके साथ एक हेफर है, एक वर्जिन काउ है, गाय की बच्चा है गाय का, जिसकी बलि उनको देनी है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और उस गाय के बच्चे को पूरी तरीके से मालाओं से पहना दिया, मालाओं से लाद दिया गया है, कई मालाएं उसको पहना दी गई हैं। लीडस्ट दाउ दैट हेफर लोइंग एट द स्काइज एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड, व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और शीशोर, तो कौन सा टाउन है जो नदी के तट पर बना हुआ है या समुद्र के तट पर बना हुआ है। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, या वो कौन सा पहाड़ है जहां पर एक शांत किला बना हुआ है। इज इम्पटीड ऑफ दिस फॉक, वो कौन सा टाउन है किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के किनारे या किसी पहाड़ पर, जिसको आज पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है, क्योंकि सारे लोग तो यहाँ पर चले आए हैं उस हेफर के साथ। दिस पायस मान, आज की पवित्र सुबह में ये सब कहाँ से चले आए हैं। एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स evermore will silent be and not a soul to tell why thou art desolate can never return, और जहां से आए हैं न सब, वहां पर कोई तो बचा ही नहीं है। कौन वहां पर किसको बताएगा कि ये सब लोग कहाँ गए हैं? कौन ये किसको बताएगा कि ये क्यों खाली किया गया था और कब खाली किया गया था? वहां तो कोई बचा ही नहीं है जो बता पाइए। और ये लोग हैं जो वहां पर कभी वापस नहीं जा पाएंगे। आखिर ये है कौन, किसकी बात कर रहे हैं, कौन लोग ये आए हैं? एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवरमोर विल साइलेंट बी, और छोटे से शहर, तुम्हारी गलियां तो हमेशा के लिए खाली हो गई हैं, हमेशा के लिए साइलेंट हो गई हैं। एंड नॉट अ सोल टू टेल व्हाई thou art desolate, कोई एक भी सोल, आत्मा बची नहीं है, जीव बचा नहीं है जो ये बताए कि सब लोग कहाँ चले गए हैं। लास्ट स्टेंजा में एटिक शेप को एड्रेस करते हुए कहता है, जो उस पर पिक्चर बनी है, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मेन एंड मेडेन्स overwrought with forest branches and the trodden weed, thou silent form does teach us out of thought as does eternity। एटिक को एड्रेस करते हुए कहता है, ओ एटिक शेप, एटिक शेप क्या है? इट इज अ जेन्यून रिलिक ऑफ एंशिएंट ग्रीक आर्ट। एटिक क्या होता है? एटिक का मतलब होता है एथेनियन, एथेंस का, और यहाँ पर एथेंस का मतलब जो है वो ग्रीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेसियन अर्न की बात करता है। उस शेप को एड्रेस करते हुए कहता है, ओ एटिक शेप, हे ग्रीक की बनी हुई आकृति,
थे ग्रीक के बने हुए अर्न, राइट। एथेंस वाज द आई ऑफ ग्रीस, मदर ऑफ आर्ट्स एंड इलोक्वेंस, एंड एथिक स्टैंड्स देयरफॉर फॉर ग्रीक। ग्रीक के लिए ही वो यहाँ पर यूज किया गया है। फेयर एटीट्यूड की बात कर रहा है, एटीट्यूड भी है उसमें, और कैसा एटीट्यूड है? फेयर एटीट्यूड है, abstract है for the concrete. The meaning is that the urn appears beautiful as it stands to be viewed. For the opposition, as है compare Milton's Demon in Paradise Lost. क्लियर? आप कंपेयर उम्पेयर कुछ नहीं करिए, यहीं पर रहिए। Of marbles men and maidens overwrought with forest branches and the trodden weed. जंगल की ब्रांचेस बनी है, ट्रोडन वीड, वीड होती है जो पानी के पौधे होते हैं, और वो ट्रोडन है, टूटे फूटे हुए हैं, कुचले हैं। दाउ साइलेंट फॉर्म डज टीच अस आउट ऑफ थॉट, और आप इतने साइलेंट हो ना कि आप हम सबको टीज कर रहे हैं। यद्यपि आप टीज नहीं करना चाहते, फिर भी आप हमें टीज कर रहे हो। आप हैं जिस पर समय का कोई फर्क नहीं है, और एक हम लोग हैं जिनका समय बड़ी तेजी से बीतता जा रहा है। हम लोग मोर्टल मैन हैं और आप इमोर्टल। साइलेंट ही रहते हो हमेशा, अभी तक आपने कुछ बोला नहीं है। और कितनी बार पोएट ने साइलेंट वर्ड का प्रयोग किया है, ये उसकी साइलेंस को दर्शाता है। सब कुछ शांत है, सब कुछ शांत है, सब कुछ शांत है, कोई फर्क ही समय का नहीं पड़ रहा है। इससे मुझे तो चिढ़ हो रही है, मैं तो दिनों दिन ओल्ड होता जा रहा हूँ, और तुम हो एक जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे तब बने हुए थे, आप वैसे अभी भी बने हुए हो, तो इस तरीके से आप मुझे चिढ़ा क्यों रहे हो, टॉर्चर क्यों कर रहे हो आप हम लोगों को? हम लोग तो टॉर्चर्ड हो रहे हैं आपको देख देख, राइट। दिस इज, और फिर उसको बोलता है ओल्ड पास्टोरल तो हो ही आप, और उसके साथ आप ओल्ड भी हो, ठंडे भी पड़ गए हो। दिस इज हाउ कीट्स इंटरप्रेट्स द नेशन taught by the army. क्या बोलते हैं? Our thoughts can no more compass the idea or feelings awakened by the end that it can comprehend eternity. आपको eternity के सिंबल है, शाश्वतता के सिंबल है। आप शाश्वत हैं, आप इटर्नल हैं, और यही चीजें जो है हमको टीज कर रही हैं। As does eternity old past away. When old age shall this generation rest. जब ये पीढ़ी अपने एज को, ओल्ड एज को बर्बाद कर चुकी होगी, तब भी thou shall remain in the midst of other वो, आप ऐसे ही तब भी बने होंगे, आप पर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए कहता है कि आप मुझे चिढ़ा रहे हो, आप हमेशा ऐसे बने रहोगे, राइट। When old age shall this generation waste, thou shall remain in the midst of other woe. That art a friend to man, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty, that is all you know on the earth, and you all need to know. आपके लिए तो संसार में एक ही चीज है, ब्यूटी ट्रुथ, सत्य है, वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही सत्य है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आपका यही प्रिंसिपल है, और ये चीजें करती है लोगों को। सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है, यही चीज है दुनिया में जिससे आप जानते हो, और इतना ही नीड टू नो, जानने की जरूरत है आपको, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इन दिस वे there is nothing real and there is nothing real but the beautiful, and nothing beautiful but the real. In this way, the earth will inspire humanity to seek shelter in the ideal eternity of art, and the knowledge of the identity between what is true and what is beautiful is all that we need to have. We need not know
more than this fundamental maxim, which is considered to be the sum and substance of the wisdom of man. This is all that Keats wants to convey through his poem. What does Keats wants to convey? Keats क्या convey करना चाहते हैं? तो ये है कि beauty is perfect. This beauty that बाकी किसी के पीछे परेशान नहीं है, सबसे है हमारे शास्त्रों में क्या कहा जाता है, हम शिवम से भी बात करते हैं, हमारा धर्म कल्याण की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सबके खुश रहने की बात करता है, सबके खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, और उनका जो धर्म है उसमें थोड़ा सा अंतर नहीं है, लोक कल्याण की बात नहीं करते, जो सबके की बात करते हैं, सुंदर की बात करते हैं, और कहते हैं जो सबसे भी सुंदर है, मतलब की सुंदरता का सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है, जो सुंदर दिख रहा है, जो सत्य है वही सुंदर दिखता है, और जो सुंदर है वही सत्य है, दुनिया इतने में समाई है, इससे बाहर नहीं है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये अर्न है, जो सुंदर दिख रहा है, उसकी जो पिक्चर्स है, जो फिल्म पिक्चर्स है, वो बातें करती हुई पिक्चर है, और प्रोजेक्ट जो है उसे आगे से बातें कर रहा है, मतलब पूरी पोएम ही पर्सोनिफाइड है, पूरी पोएम ही पर्सोनिफिकेशन है, सबसे वो बात कर रहा है, और उसे महान पिक्चर है, पूरी पोएम ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर आधारित है, right? There is nothing real in life on the great field, and right, सब कुछ imaginary है, सब कुछ fictitious है, pictures are there, or they are pictures, right? So the poem great field जो है किसकी बात करता है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है कि which poem of John Keats is speaking picture, कौन सी poem speaking picture है, तो speaking picture जो है ये कोई और नहीं बल्कि ग्रेसियन अर्ली ही है। आज की वीडियो में थोड़ी सी हैम्परिंग है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, बिकॉज ऑफ द पावर इशू, कई बार पावर जो डिस्टर्ब हुआ है और इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब क्लास यही को वाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास जो है जो होगी तो नेक्स्ट पोएम से बात करेंगे, और एक बैलेड है ला बेलिस जेम्स एंड मर्सी। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर कंसंट्रेटिंग ऑन the lecture. Thank you. Good luck. All the best.